गुड मॉर्निंग। सभी लोग कैसे हैं? पढ़ाई हो रही है? एग्जाम बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है। डेली सुबह सुबह आके आपको हम डरा देते हैं और ये हमारा काम है भाई, आपको अलर्ट करना कि एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, और उसी को ध्यान में रख करके हम भी एक्टिव हो गए हैं आपके लिए। उधर क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, तो उससे भी बच्चों की बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं। जो ओपिनियन मिल रहा है उसके हिसाब से पूरा सिलेबस बहुत ही कम समय में पूरा रिवीजन हो रहा है। और इधर दूसरी तरफ हम यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से पूरे सिलेबस की आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। हालांकि क्रैश कोर्स में भी पूरा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं। तो जब चौतरफा प्रहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से सफलता हमारे हाथ लगेगी, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। अब ये जो मौका मिला है ये हाथ से जाना नहीं चाहिए। और इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट नंबर 54। हमारा जो टॉपिक कल शुरू हुआ था सेट नंबर 53 से, वो था ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा के विकास से हम प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ था उसी क्रम में आज के क्वेश्चन है। और आज क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम ही है। हमें लगता है टाइपिस्ट महाराज हमारे आज थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो उन्होंने क्वेश्चन इसमें कम ही डाले हैं। रूटीन में हमारे 20 क्वेश्चन डेली रहते हैं, बट आज आई थिंक इसमें 14 क्वेश्चन ही हैं। बट कोई नहीं, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम लेकर के आएंगे आपके लिए एक नए टॉपिक पर क्वेश्चन। और जो इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, होगा 1857 का विद्रोह। यहाँ से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज के जो क्वेश्चन है इनके बाद जो कल से सेट शुरू होंगे उनमें 1857 के विद्रोह से प्रश्न शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे हम राष्ट्रीय विद्रोह की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे करते करते पूरा आधुनिक भारत हम कवर करेंगे। और यहाँ पर हम आपको पूरा जो एक सीरीज में जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके कंप्लीट हो जाने के बाद अगर एग्जाम से पहले समय बचेगा तो फिर कंबाइंड फुल सिलेबस से आपके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। ठीक है? तो जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो और अच्छे से इन बातों को समझ पाए, मेरे क्वेश्चन को समझ पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि पीछे जो प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं उनको ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस प्रैक्टिस सीरीज का जो एक हमारा उद्देश्य है वो ये है कि इनमें जो व्यापक व्याख्या की जा रही है, इस व्याख्या के माध्यम से आप संभावित प्रश्नों के उत्तर भी तैयार कर सकें। तो पीछे जाकर के जो बाकी के सेट हैं उनको पढ़िए, देखिए, और उसके बाद जब आप आगे की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर पहले से ही आपको पता होंगे। चलो भाई, चलते हैं आज के सेट नंबर 54 में और देखते हैं सेट नंबर 54 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कई प्रकार के प्रश्न बन चुके हैं जिनके बारे में हम लोग पीछे ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन रिपीट नहीं है, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। इस बात का हम बहुत ध्यान रख रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीटेड ना हो, लेकिन आप देखेंगे टॉपिक वही है। एक ही टॉपिक से कितने तरह से प्रश्न बनाए गए हैं ये आपको जरूर अंदाजा लगेगा अगर आप उसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो। ठीक है? थोड़ी जागरूकता के साथ पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक ही टॉपिक से अलग अलग परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? शिलान्यास का मतलब होता है उद्घाटन। ठीक है? इसकी शुरुआत किसने की? और चार ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने, बी महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, सी लॉर्ड हार्डिंग ने, और डी एनी बेसेंट ने। तो पीछे अगर व्याख्या देखी है तो निश्चित रूप से इसका आंसर पता होगा। जो बच्चे रेगुलर व्यूअर हैं, डेली देख रहे हैं, काफी उत्साह है बच्चों में, वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्साह से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा ही आपको सफलता के नजदीक लेकर के जाती है। तो अगर पीछे आपने प्रैक्टिस सेट पिछले 3-4 दिनों के भी अगर देखे होंगे तो भी इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आंसर आपके दिमाग में आ चुका होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है? शिलान्यास। और हो सकता है आपके दिमाग में कोई दूसरा आंसर चल रहा हो। शिलान्यास कौन करता है, ये दिमाग में लगाइए। शिलान्यास कौन करता है? ठीक है? शिलान्यास करती है सरकार, या सरकार का जो प्राधिकारी होता है वो शिलान्यास करता है। तो ऐसे में हम यहाँ पर जो दिमाग है, थोड़ा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया, वो है सी लॉर्ड हार्डिंग। है ना? आपका ध्यान चल रहा होगा मदन मोहन मालवीय पर। जो हार्डिंग था, इस हार्डिंग ने शिलान्यास किया था। जिसे आप अगर वर्तमान में ही देखें, कोई सरकारी योजना है या कोई भी जो योजना शुरू हो रही है, जैसे कोई पुल का निर्माण हो रहा है,
तो उसका उद्घाटन करने के लिए जो वहाँ के या तो सर्वोच्च प्रशासन जो सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी हैं, सीएम है, पीएम है, ये सब आते हैं ना। तो ब्रिटिश कालीन भारत में लॉर्ड हार्डिंग इस समय था जब ये विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। तो इसने इसका शिलान्यास किया था। बहुत तार्किकता के साथ, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जब काशी में, बनारस में इस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था, वो तारीख थी 4 फरवरी 1916। बसंत पंचमी का दिन था उस दिन, 4 फरवरी 1916 का ये तारीख थी। उस दिन बसंत पंचमी थी और उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। तो वायसराय के रूप में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विश्वविद्यालय का क्या किया? शिलान्यास किया। बहुत ध्यान देने वाली बात है। और जो विशिष्ट जन थे उन्होंने बाद में यहाँ पर फिर व्याख्यान दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा, आगे बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। इसी व्याख्यान से, जो यहाँ पर व्याख्यान दिया गया था वहां से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? ठीक है। आरंभ में ये कहा गया कि जो विश्वविद्यालय है, कल के क्लास में कई बच्चों ने इसमें सही आंसर दिया। राजेश जी, आपने इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा राइट टू एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है हमारे वर्तमान भारत में, तो उसका बच्चों को काफी ज्यादा लाभ मिल रहा है। कल एक क्वेश्चन आया था तो वहां मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था, तो बच्चों ने आंसर दिए हैं, सही आंसर हैं आपके। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आरंभ में जो विश्वविद्यालय थे वो राज्य के नियंत्रण में हुआ करते थे, स्टेट कंट्रोल में हुआ करते थे। लेकिन बाद में इनको सेंट्रल कंट्रोल कर दिया गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 4 में से कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में परिवर्तित की गई थी, कन्वर्ट की गई थी? ए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, एएमयू जिसको बोलते हैं। बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। देखो ये अलग अलग विश्वविद्यालय के जो नाम है ना, वो जैसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय एएमयू हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी और डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय या एयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू। इनमें से पहली यूनिवर्सिटी है जिसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। और ये जो इसके स्थापना के संबंध में हम आपको बता चुके हैं, पीछे इसके बारे में काफी डिटेल्स बता चुके हैं। बनारस विश्वविद्यालय पहले किस नाम से स्थापित किया गया था, कब ये बीएचयू के रूप में परिवर्तित हुआ, इसकी स्थापना किसने की और फिर इसे बीएचयू का नाम किसने दिया, ये सारी बातें हम पीछे एपिसोड में कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब इसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ए, 15 अगस्त 1903 को, बी 15 अगस्त 1904 को, सी 15 अगस्त 1905 को और डी 15 अगस्त 1906 को। इनमें से कौन सी वो तारीख है जब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी ब्रिटिश कालीन भारत में? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? सदगुरुदास बनर्जी, ठीक है। सदगुरु, तारीख यहाँ पर लिखा ही हुआ है, सदगुरुदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महाविद्यालयों को इसके अंतर्गत लाया गया। यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की जो स्थापना थी, इसी के माध्यम से या इसी के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय महाविद्यालयों को की स्थापना की गई और उसी के अंतर्गत ये अंडर कंट्रोल में काम करते थे, ठीक है।
इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो सतीश चंद्र मुखर्जी थे। इस काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष सतीश चंद्र मुखर्जी, सतीश चंद्र मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। एक और इंफॉर्मेशन है। और दूसरी चीज ये कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये इसमें निर्णय लिया गया। इसकी जब एक सभा हुई उस सभा में ये निर्णय लिया गया। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन आएगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको भाई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अब ये देखो भाई, इंफॉर्मेशन डेली की तरह ये इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ना कि जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी इस न्यूज को समझ लें, जान लें, ज्यादातर बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे और वो इसका लाभ उठाएं। तो यहाँ पर समझ लीजिए 2 मिनट में कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो बैचेज हैं, रेगुलर बैचेज हैं, ये ऑलरेडी चल रहे हैं। एडमिशन के प्रोसेस इसमें चल रहे हैं। जल्दी से आकर के आप अपना नॉमिनेशन इसमें करा लें। और इसकी जो टाइमिंग है 7:30 बजे से 9 बजे तक पॉलिटिकल साइंस और 9 बजे से 10:30 बजे तक हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और इस क्लास को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर चलाया जा रहा है। क्लास को ही सीधे लाइव किया जा रहा है, यानी कि जो क्लासरूम का प्रोग्राम है उसी को सीधे लाइव किया जा रहा है आपके लिए। और ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ के लिए क्लासेस होंगी, जो तीनों ही इन तमाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसमें इंक्लूडेड है। ध्यान दीजिएगा, इन सभी एग्जाम में जो कि कॉमन टॉपिक होंगे वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे और जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो एक कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें वीडियो, ऑडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, ई नोट्स मिलेगा, क्लास पीडीएफ्स मिलेंगे, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो 2 साल के लिए वैलिड होगी। 2 साल तक ये पूरा लेक्चर आपके पास रहेगा जिसे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसी में टेस्ट और क्विज होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह, पूरी टेस्ट सीरीज चलेगी। ये सारी चीजें इसमें हैं और ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो बच्चे आने वाले एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, पूरा अपना फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपको एकदम डेप्थ में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए ये बैच है और इसमें आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन पर 9452141680। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप बात भी कर सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बंगलुरु में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना, साइंस से याद आया, कल भाई लेट नाइट जो सुनीता विलियम्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस जमीन पर आ चुकी हैं बड़े लंबे प्रयासों के बाद। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था, तो काफी रात को 3:15 बजे उन्होंने लैंड किया है और भारत की बेटी ने कैसे नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 9 महीने से ज्यादा समय के लिए वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रही थी और उनको काफी ज्यादा फिजिकली प्रॉब्लम हो रही थी, तो बाद में उनको वहां से लाने का प्रबंध किया गया। तो इस तरह से देखो, इससे पहले कल्पना चावला भी इस तरह से प्रयास किया था, लेकिन वो जब वापस आ रही थी तो एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु के बाद भी कितना मान और सम्मान, तो ये होती है प्रतिभा, जो कि आप कहीं भी एक छोटे से गांव में पैदा होने के बाद सुनीता विलियम्स ने कितना बड़ा नाम कमाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। ये बहुत प्रेरणादायी चीजें होती हैं, इनसे जुड़ना चाहिए। तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसकी स्थापना बंगलुरु में कब और किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शन पर आ जाते हैं। ए, वर्ष 1917 में प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। देखो, साइंस से स्पष्ट हो रहा है कि ये साइंस की जो विज्ञान की जो शिक्षा है उसको, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी बंगलुरु में। बी, 1930 में जेसी बोस ने। सी, वर्ष 1909 में जमशेदजी टाटा ने। और डी, वर्ष 1911 में मेघनाद साहा ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1909 में जमशेदजी टाटा ने बंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। और इसकी स्थापना के पीछे, जैसा कि मैंने बताया, इनका उद्देश्य क्या था इसकी, और इसी को फिर बाद में टाटा संस्थान के नाम से भी जाना गया। ठीक है, ये जो संस्थान है ना, इसका एक और नाम है टाटा संस्थान, क्योंकि टाटा इसके संस्थापक थे, तो टाटा संस्थान के नाम से भी इसको जाना गया। और इसे फिर 1959 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 1959 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया।
और जाहिर सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय विज्ञान संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक साइंटिफिक या वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक अप्रोच डेवलप हो भारत के बच्चों में, उसके लिए टाटा ने इसकी स्थापना की थी। आप जानते हैं टाटा एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसी औद्योगिक फैमिली है जिसने वेलफेयर के लिए हमेशा से ही सराहनीय कार्य किए हैं। हालांकि एक बिजनेसमैन होने के नाते प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस तो हर कोई करता है, लेकिन उसमें भी वेलफेयर को ध्यान में रख करके ये जो इनके तमाम जो डोनेशन देते हैं, ये जो काम करते हैं, वो सराहनीय है। किसी अन्य औद्योगिक घराने से हम इनकी तुलना इस मामले में कम से कम नहीं कर सकते, है ना। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो टाटा नहीं बनाते हैं। एक दिन हम देख रहे थे तो देखो, नमक से लेके ट्रक तक और जाने कहाँ कहाँ तक क्या क्या चीजें टाटा कंपनी बनाती है। तो इसीलिए इन्होंने ये काम किया विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 कथन ए और कथन आर के साथ है। देखो, कथन और कारण के जो प्रश्न होते हैं ना, इनको पढ़ने में बहुत सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। और अगर इनमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि इस तरह के प्रश्न सबसे लास्ट में किया करें। जैसे मैंने एक दिन बताया था आपको क्वेश्चन मैनेजमेंट कैसे करें। कभी कोई बच्चे कहते हैं हमारा समय खत्म हो गया, नहीं तो हम कर लेते, क्योंकि आपकी परीक्षा में अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जल्दी ही नेगेटिव मार्किंग आ जाए उससे पहले आप ही देखो, परीक्षाओं में ना समय के साथ परिवर्तन इसलिए होता है ताकि उनको और कठिन बनाया जाए। भीड़ बढ़ रही है, नए नए कंप्यूटर शामिल हो रहे हैं, वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं ना, उसको उसमें नई नई कंडीशन अप्लाई करके उसको कठिन बना देते हैं। तो आप आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। जैसे अभी आने वाले समय में अब जो नई वैकेंसी आएंगी ना, उनमें आप देखेंगे कि इसमें जीएस आ रहा है। ठीक है, अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आपको लगता है जब तक सामने नहीं आएगा हम नहीं जानेंगे, लेकिन ये पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि अब उसमें जीएस भी शामिल किया जा रहा है। क्योंकि आपके सब्जेक्ट पर तो आपकी कमांड होती है, अब सभी की कमांड हो जाएगी उस पर, तो कैसे फिर मेरिट बनेगी। तो इसलिए अब जीएस डिसाइडिंग हो जाएगा। तो जो समझदार बच्चे हैं वो पहले से ही जीएस में एडमिशन लेके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चे ऑलरेडी जीएस पढ़ रहे हैं, जो टीजीटी पीजीटी और लेक्चरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। उनके लिए अलग से बैच चलाया जा रहा है जीएस का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएंगी, हम पहले देख लें उसमें, उसके बाद शुरू करेंगे। और जीएस बड़ा लेंदी सिलेबस हो जाता है, उसमें 5 6 7 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं आपके। तो जीएस क्योंकि आपके लिए नया होगा और यही आपकी मेरिट डिसाइड करेगा, है ना। तो आने वाली चुनौतियों के लिए ना अपने आप को पहले से ही तैयार करना, ये बुद्धिमानी होती है, समझदारी होती है। तो मुझे तो लगता है कि जब आपने अपना टारगेट चुन लिया है कि भाई ये काम करना है, तो फिर उसमें हाथ पे हाथ धर के बैठने का लाभ नहीं है, तैयारियों में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो आप जीएस अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसकी भी सुविधा है, हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स हमारे यहाँ चलता है। और सब्जेक्ट अगर लेना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और इसमें बहुत धैर्य के साथ हमें दोनों को पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि ये क्या 4 में से इसका सही आंसर होगा। कथन ए क्या कहता है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। ठीक है, ये जो देखो भाषा थोड़ी सी इसकी ऐसे दी गई है ना कि समझने में टाइम लगेगा, तो इसको 2 3 बार पढ़ना है। क्या कह रहा है ये कथन कह रहा है कि बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी की बात कल हम लोग कर चुके ना, एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स का जब काल था, वो गवर्नर था, उसके समय में सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय में जब इसकी अध्यक्षता का पद विलियम जोन्स को दिया गया, तो इस प्रस्ताव को वॉरेन हेस्टिंग्स ने अस्वीकार कर दिया था। ये कथन यहाँ पर लिखा हुआ है। कारण बताया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्मट या विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। देखो इसमें कल ने बताया था शायद आपको कि शिक्षा के माध्यम को लेकर के ना 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक प्राच्य शिक्षा और एक आंग्ल शिक्षा। प्राच्य शिक्षा के समर्थक ये मानते थे कि भारत के लोगों को जो शिक्षा है वो उनकी अपनी भाषा में, भारतीय भाषा में देनी चाहिए, जिससे कि वे भारतीय भाषाओं का अच्छे से ज्ञान ले सके और भारत के जो विषय है उनका अध्ययन कराना चाहिए प्राच्य शिक्षा में। लेकिन जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे वो ये कहते थे कि नहीं, अभी आपको प्राच्य शिक्षा पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बजट है, तो हमें आंग्ल शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी विषयों को शिक्षा के माध्यम के रूप में हमें विकसित करना चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए मैकाले आयोग का गठन किया गया और मैकाले ने अपना जो समर्थन दिया वो आंग्ल शिक्षा को था। मैकाले जो प्राच्य शिक्षा है उसको उस पर उसकी आलोचना करता है और वो कहता है कि भारत में हमें ऐसे अंग्रेज पैदा करने हैं जो चमड़ी से भले ही काले हों लेकिन विचारों से वो अंग्रेजी हों या अंग्रेज हों, तो उसके लिए हमें आंग्ल शिक्षा का विकास करना होगा। ये बात कल हम लोग कर चुके हैं। तो आंग्ल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक विद्वान था और वह प्राच्य शिक्षा का समर्थक था। ये बताया गया, बहुत ध्यान से समझना। वह प्राच्य शिक्षा यानी कि भारत की जो क्षेत्रीय भाषाओं में या भारत के जो भारत के विषय हैं उनके शिक्षा का समर्थन करता था और यह संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था वॉरेन हेस्टिंग्स, ऐसा बताया गया है। अब ये बहुत ही कठिन प्रश्न इसलिए हो गया है ना कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे। बाकी 4 ऑप्शन में से आप जानते ही हैं, अगर आपको लगता है कि दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है तो ए लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि दोनों सही तो हैं लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता तो बी लगा दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ए सही है आर गलत है तो आंसर सी हो जाएगा, और अगर लगता है कि ए गलत है किंतु आर सही है तो आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत डेप्थ और कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप इनके आंसर रटने से नहीं दे सकते। इनके लिए आपको सब्जेक्ट की बहुत गहरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहले एक बार पूरा फाउंडेशन तैयार कर लीजिए, फिर रिवीजन करिए, चाहे जब वैकेंसी आएंगी आप हमेशा तैयार होंगे। क्योंकि ये पढ़ाई तब काम आती है ना जब आपने पहले से सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल ये क्वेश्चन प्रैक्टिस देख करके सीधे परीक्षा देने चले जाइए और आपका सिलेक्शन नहीं। हम गलतफहमी में आपको नहीं रखते कभी भी, जो सत्य है वही कहेंगे। और सत्य यही है कि अगर आपने विषय का पहले से गहराई से अध्ययन किया है और एग्जाम से पहले आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है ना, तो क्रैश कोर्स का भी लाभ उन बच्चों को मिलेगा जो पहले से पढ़ चुके हैं। हालांकि उसमें तो काफी मतलब हम पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ तो केवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, वहां पर क्वेश्चन के साथ साथ सिलेबस भी पढ़ाया जा रहा है जो क्रैश कोर्स चल रहा है 65 डेज का। तो कुल मिलाकर के आपको एक स्ट्रेटजिक और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद आपका जो आंसर है वो ए सही होगा। देखो आंसर ए सही होगा ना तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अरे ये वाला कैसे सही बता दिया मैम ने। चलो देखते हैं, बताते हैं। देखो ये बिल्कुल सही है। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है ना, ये इसकी स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन में हुई थी, बिल्कुल सही है। और जब सर विलियम जोन्स को इसका अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो इसका विरोध किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्यों विरोध किया था ये जानिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स को अध्यक्ष बनाने का विरोध इसलिए किया था क्योंकि ये जो एशियाटिक सोसाइटी है ना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई थी कि यह भारत के प्राचीन साहित्य, इतिहास और पुरातात्विक चीजों के संदर्भ में अध्ययन करेगा और एक वास्तविक जानकारी प्राप्त करेगा। और इसी एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का कल बताया था मैंने, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था, ठीक है। तो एक प्रकार से प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एशियाटिक सोसाइटी काम कर रही थी। इस एशियाटिक सोसाइटी का अध्यक्ष स्वयं हेस्टिंग्स बनना चाहता था। क्यों बनना चाहता था? क्योंकि हेस्टिंग्स जो है स्वयं एक विद्वान था और ये प्राच्य शिक्षा का समर्थन करता था और इसे ये चाहता था कि संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जाए। इसलिए ये स्वयं अपनी अध्यक्षता में ही एशियाटिक सोसाइटी को संचालित करना चाहता था। दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करते हैं। देखो कितना समय इसमें लगा है ना। चलते हैं आगे। 1830 के दशक में आंग्लिकों और प्राच्यविदों के बीच, आंग्लिकों वही जो एंग्लो यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, प्राच्यविद कौन? जो क्षेत्रीय भाषा या भारतीय भाषा के समर्थक थे, भारतीय शिक्षा के समर्थक थे। इनके बीच बहस हुई। इस बहस की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि ये जो बहस हुई थी शिक्षा को लेकर के, ये 4 पॉइंट में से कौन कौन से सही हैं। पहला है आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। यानी कि जो आंग्ल भाषा के समर्थक थे वो कहते थे कि हमें संस्कृत और अरबी जैसी भाषाओं के मुद्रण पर, संस्कृत और अरबी जैसे ग्रंथों के पब्लिकेशंस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इन पर हमें पैसे खर्च नहीं करने चाहिए।
क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी है, इस शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। मैकाले स्वयं मजाक बनाता है, मैकाले कहता है कि भारत के जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो साहित्य, उनका कोई महत्व नहीं है अंग्रेजी साहित्य के सामने। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कथन है। दूसरा है, आंग्लिक संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे, किंतु फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे। तीसरा है, प्राच्यविद अरबी और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। और चौथा है, प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय आरंभ किया था। ये भी कठिन प्रश्न आपको लग रहा है, क्यों? क्योंकि अगर आपको आंग्लिक और प्राच्य शिक्षा के बीच का बहस नहीं पता है, इनका इतिहास नहीं पता है कि कौन कौन थे जिन्होंने आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया, किसने प्राच्य शिक्षा का समर्थन किया, क्यों किया। स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसमें आते हैं, उन्होंने भी इसमें प्राच्य विद्या का समर्थन किया था। तो ये मैकाले के समय की जो घटनाएं हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये क्या था विवाद और क्या इनके विचार थे, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का अगर हम सही उत्तर ढूंढें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से जो पहला और तीसरा है ये सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा सही है। चलो फिर से देखते हैं क्या लिखा है। पहले में लिखा है, आंग्लिक सांस्कृतिक और संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर, मुद्रण का मतलब होता है पब्लिकेशन पर, खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। ये कहते थे कि अरबी और संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं उनकी छपाई पर जो खर्च होता है वो फालतू है, उसको रोकना चाहिए क्योंकि कोई नहीं पढ़ता इन्हें। और तीसरा कह रहा है, प्राच्यविद यानी कि जो प्राचीन भाषा के समर्थक थे वे अरबी और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहते थे। ये दो कथन इसमें सही है, इसलिए आंसर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? सही कालानुक्रम वाले क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको तारीखों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन तारीखें क्योंकि भूल जाती हैं तो घटनाओं को याद करके आप उनका सही क्रम बना सकते हैं। क्योंकि घटनाएं जब आप सेट करते हैं तो अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है तो अपने आप पता चल जाता है कि कौन सी घटना पहले हुई होगी और कौन सी घटना बाद में, क्योंकि तारीखें अक्सर भूल जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न खूब आते हैं कालानुक्रम में। इस बार तो JRF का जो क्वेश्चन हुआ था लास्ट उसका, उसमें नेट JRF का बहुत प्रश्न आए थे कालानुक्रम से। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके लिए आप ये ट्रिक जो मैंने अभी बताई इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका क्रम आप देखेंगे, ये घटनाएं जो है, वुड का एजुकेशन डिस्पैच कल बताया था, वुड डिस्पैच, मैकाले का मिन्यूट ऑफ एजुकेशन बताया था, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इंडियन एजुकेशन या हंटर कमीशन, ये चारों के बारे में मैंने कल आपको बताया है ना। तो अगर आपने कल की व्याख्या देखी होगी तो इनका उत्तर आप बता देंगे, और आपको अगर इसका आंसर याद आ रहा होगा तो आप कहेंगे इसका ए सही होना चाहिए। 2 1 4 3, 2 1 4 3 का मतलब है कि सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले मैकाले का मिन्यूट ऑफ एजुकेशन हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैकाले का मिन्यूट ऑफ एजुकेशन हुआ, उसके बाद वुड डिस्पैच हुआ, उसके बाद हुआ है इंडियन एजुकेशन, नहीं उसके बाद हुआ है, हाँ सही है, उसके बाद हुआ है ये, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा, और चौथे नंबर पर ये आ जाएगा आपका द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। अब चलो इनकी तारीखें और इनका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं जिससे कि आगे के लिए आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखो, जो इसमें सबसे पहली घटना कौन सी है, मैकाले का मिन्यूट ऑफ एजुकेशन। तो मैकाले का कल बताया था मैंने, ये 1835 में आया था इसका स्मरण पत्र। 1800 मैकाले का 1835 ईस्वी में आया था। किस लिए गठन किया गया था इसका गठन किया गया था आंग्ल और प्राच्य शिक्षा का जो विवाद था उस विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि इसने फिर अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम के रूप में चुना। उसके बाद जो है वो चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया है 1854 में। ठीक है, वुड डिस्पैच आया है 1854 में। 1854 में जो वुड डिस्पैच आया है, वुड डिस्पैच में पहली बार महिलाओं की शिक्षा की बात की गई थी। ये भी अपने आप में जान लीजिए, ये इसमें कहा गया कि महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। ठीक है, इसके और साथ ही साथ उच्च शिक्षा को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया था, और इन्हीं के प्रोत्साहन के बाद वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर ही बंबई, मद्रास और कोलकाता विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। ये बात हमने बताई थी आपको, है ना। तो ये 1854 में आए हैं और 1857 में ये तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। कल इस पर हम काफी डिटेल्स में बात कर चुके हैं। तो ये अगर आपको ध्यान में आया हो
कि पहले ये मैकाले आया, उसके बाद वुड डिस्पैच आया, और वुड डिस्पैच ने जो हायर एजुकेशन है उसके बारे में सुझाव दिए, और इन्हीं के सुझाव पर 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय, कहाँ बंबई, मद्रास और चेन्नई, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, इन्हीं के एक तरह से सिफारिश पर। ठीक है, उसके बाद क्या आया है? उसके बाद आया है ये हंटर कमीशन। ठीक है, अब आप कहोगे ये कैसे हमको याद रहेगा? तो हंटर कमीशन का टाइम था 1882 ईस्वी। देखो, इसके अध्यक्ष हंटर थे, इसलिए हंटर कमीशन आया। और हंटर कमीशन किस लिए बनाया गया था? ये हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने कहा कि ये मदर टंग में होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों को मातृभाषा अच्छे से आती है, और भाषा अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान देना, भाषा केवल माध्यम है। भाषा वो माध्यम है जिससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है, और अगर भाषा ना भी हो तो भी ज्ञान का आदान प्रदान आप कर सकते हैं संकेतों के माध्यम से। तो भाषा अपने आप में कोई ज्ञान नहीं है। जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, ये कोई ज्ञान थोड़ी ना, ये इससे कोई, ये तो केवल एक माध्यम है जिसमें लिख करके आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। जैसे हम हिंदी भाषा में आपको अपनी बात पहुंचाएं या इंग्लिश भाषा में अपनी बात पहुंचाएं, तो ज्ञान तो वही है, ज्ञान तो वही है। इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे तो भी आप उतना ही समझेंगे, हिंदी में लिख देंगे तो भी आप उतना ही समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने जो हंटर कमीशन था, इसने ये कहा कि क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, वो उन छोटे बच्चों को दी जाती है जो अपने एक सोशल बैकग्राउंड की, जो उनकी मदर टंग होती है ना, उसको बेटर समझते हैं। उसमें जब इनको भाषा, उनमें जब इनको प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है तो वो उसको अच्छे से जो है अडॉप्ट करते हैं और उनकी समझ डेवलप हो जाती है। ये इनका सुझाव था। और कल मैंने ये बात बताई थी कि ये जो वुड डिस्पैच है ना 1854, तो 1854 के बाद भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है उसका अध्ययन करने के लिए ये हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। अगर आपको इस की स्थापना का उद्देश्य मालूम है, अगर आपको ये पता है कि वुड डिस्पैच को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, तो तुरंत आप बता देंगे कि वुड डिस्पैच के बाद जो तीसरा कार्य है वो है हंटर कमीशन, क्योंकि 1854 के बाद भारत में शिक्षा के विकास के स्तर की जांच करने के लिए ही हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 ईस्वी में की गई थी। हम आपको बता रहे हैं ना, तारीख बिल्कुल याद नहीं रहेंगी, इतिहास भरा पड़ा है तारीखों से, और जो आपको रट्टू तोते बनाते हैं बचिए उनसे, क्योंकि आप मशीन नहीं है जो सब कुछ हमेशा याद रहेगा। घटनाएं याद रहती, क्योंकि घटनाओं को भी कैसे, जब आप पढ़ते हैं क्लास में, जब आप पढ़ेंगे हमारे, तो आप देखेंगे कि हम आपको घटनाएं रटाते नहीं है, घटनाओं को किसी दूसरी चीज से लिंक करके एक स्टोरी, जैसे आपने फिल्म देखी हो, आपने अगर 2 साल पहले भी कोई फिल्म देखी है तो उसकी स्टोरी आपको जरूर याद होगी। तो उस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किसी एक घटना को दूसरी घटना से लिंक करके उसको एक आपको समझाया जाता है, ताकि वो आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन जाए और उसके माध्यम से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये घटना पहले हुई है, क्योंकि इसका परिणाम ही ये दूसरी घटना हो सकती है। तो एक ट्रिक होती है पढ़ने और पढ़ाने की, जिससे आप रटने वाले विषय को भी साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास एक ऐसा जीवंत विषय है जिसे साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ना बहुत आसान है, और यही वो तरीका है जिससे आप लंबे समय तक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट को भी याद कर सकते हैं, फैक्ट के कॉन्सेप्ट को याद करके फैक्ट भी याद कर सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, तो यहां तक हम आ गए हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया ही। और सबसे लास्ट में आया है सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में, ये आया है 1944 में। ठीक है, तो सार्जेंट कमीशन रिपोर्ट या सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट क्या था? इस सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगले 40 वर्षों में भारत को पूरी तरह से क्या करना, साक्षर बनाने के उद्देश्य से 1944 में लाया गया। लेकिन उसके बाद तो अंग्रेजी ने, ये 1944 में लाने का इनका उद्देश्य ही था ना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भटकाना, क्योंकि 1942 के आंदोलन ने भारत की जो राष्ट्रीय जागृति थी, चेतना थी, उसे पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि अब कुछ नहीं चाहिए, अब जाओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ करके जाओ। आने वाले टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं हमारे नेशनल मूवमेंट के, आप एंजॉय करेंगे उनको। और आप देखेंगे कि जब ये, अब देखो इसको भी कैसे याद कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो सार्जेंट एजुकेशन को, कि जब भारत में 1942 का आंदोलन चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह से फंसे हुए थे, उनकी हालत खराब हो रही थी, ऐसे में भारत के अंदर भी ये जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और भारत अंग्रेजों के लिए बहुत लाभदायक था। भारत का हाथ से जाने का मतलब था कि उनकी औपनिवेशिक
जो शासन था वो पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। तो अंग्रेजों ने भारत के जो नेशनल मूवमेंट था उसको डाइवर्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम आपके बारे में कितना सोचते हैं, ये सार्जेंट कमीशन नियुक्त किया। और सार्जेंट कमीशन का उद्देश्य रखा गया कि अगले 40 वर्ष में भारत को पूरी तरह से साक्षर किया जाएगा। तो ऐसे कल्याणकारी उद्देश्यों के माध्यम से वो भारत की जनता के दिलों को छूना चाहते थे कि भाई हमें भारत में रहने दो, हमारा विरोध मत करो, हम तो आपको साक्षर बनाएंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन तब तक भारत समझ चुका था किसी प्रलोभन में आने वाला था नहीं। तो देखो हर किसी फैक्ट के साथ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। पहला मैकाले एजुकेशन के साथ कॉन्सेप्ट क्या जुड़ गया कि आंग्ल और प्राच्य शिक्षा के विवाद को समाप्त करने के लिए सबसे पहले यही विवाद हुआ था, मैकाले कमीशन आया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि मैकाले कमीशन ने क्या कहा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दो। अब अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी गई तो फिर प्राइमरी बच्चों को कैसे समझ में आए, तो उसके लिए वुड डिस्पैच लाया गया। वुड डिस्पैच ने कहा नहीं, आप हायर एजुकेशन में तो अंग्रेजी भाषा दे सकते हैं लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में आपको मातृभाषा या मदर टंग को ही माध्यम बनाना चाहिए। तो इसका भी आधार आपको पता। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले मैकाले आएंगे, फिर मैकाले का जवाब देने के लिए वुड आएंगे, है ना। फिर वुड ने जो अपना सुझाव दिया था, फिर अंग्रेजों ने कहा कि चलो देखते हैं कि 1854 के बाद शिक्षा के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। उसकी जांच के लिए इन्होंने क्या बना दिया, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बना दिया, है ना। देखो हंटर कमीशन इन्होंने बनाया, तो हंटर कमीशन ने क्या कहा, हंटर कमीशन ये कहता है कि बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए मातृ शिक्षा ही सबसे उपयुक्त माध्यम होगा। जो वुड डिस्पैच ने कहा था वही बात हंटर कमीशन ने भी कही, ठीक है। उसके बाद आया सार्जेंट। सार्जेंट कब आया, जब भारत में अंग्रेजों की हालत खराब हो रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो यहां पर उन्होंने भारतीयों को प्रभावित करने के लिए ये पूर्ण साक्षरता का उद्देश्य लेकर के आए। इसके माध्यम से कितना आसान हो गया, बेहद आसान हो गया, 2 1 4 3, उसको आगे पीछे अब आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट आपको कहेगा नहीं इसके बाद यही घटना होनी चाहिए। ये है तरीका इतिहास को पढ़ने का, और ये तरीका हम हमारे हर एक टॉपिक पर अप्लाई करते हैं। इसलिए एक बार पढ़ने के बाद फिर बच्चे को कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है। चलो अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से कथन सही हैं। देखो हम ये सीधे यहाँ पर आपका फोकस करते हैं, किस लिए, क्योंकि कभी कभी पूछता है कौन से कथन सही है, कभी कभी पूछता है सही नहीं है। तो कौन से कथन है जो सही है, चलो देखते हैं। पहला क्या है, मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन, विधि का मतलब होता है कानून, ठीक है। मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों के अध्ययन और अध्यापन के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। कल इसके बारे में हम बता चुके हैं, जो बच्चे कल होंगे पढ़े होंगे इसको वो जरूर जानते होंगे। दूसरा है हिंदू विधि तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत स्कूल या संस्कृत कॉलेज शुरू किया। देखो इस्लाम और हिंदू दोनों के जो कानून थे, कानून का मतलब क्या था, धार्मिक जो उनकी विधियां थी वो अलग अलग थी, क्योंकि हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे अंग्रेजों के आने से पहले, और उस समय कोई समान कानून की व्यवस्था तो थी नहीं। समान कानून तो अंग्रेज लेकर के आए भारत में, है ना। विधि के समक्ष समानता, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अंग्रेजों के आने से पहले भारत की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था ना, कि जैसे कोई मुसलमान अगर दंड करता था, दंड उसको दिया जाता था तो उसके इस्लाम के विधान के अनुसार दिया जाता था। हिंदुओं को दिया जाता था दंड तो उनके विधान के अनुसार दिया जाता था, और उनकी अपनी अपनी शिक्षा होती थी। गुरुकुल व्यवस्था में हिंदू शिक्षा दी जाती थी, धार्मिक शिक्षा, और जो मदरसे वगैरह थे उनमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से काम चल रहा था हमारे यहाँ। लेकिन अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को एक तरह से खत्म करके अपना कानून यहाँ पर लागू किया। तो उसी के बारे में बताया गया है कि ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया था, इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम विधि से संबंधित विषयों का अध्ययन कराना, यानी कि ये इस्लामिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। दूसरा कहता है कि फिर इसी के जवाब में फिर जोनाथन डंकन ने क्या किया, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो इनमें से दोनों कथन सही हैं, ये दोनों कथन एकदम अपनी जगह से राइट हैं। और ध्यान दीजिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में, वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला मदरसा था। और फिर इसी के जवाब में जोनाथन डंकन ने 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में, ठीक है। इन दोनों की तारीखें जरूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों ही कथन ये यहाँ पर सही हैं। आगे चलते हैं। ये देखो कल मैंने बताया था ना कि क्यों ऐसा किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, मदरसे की स्थापना क्यों की, इसके पीछे का कारण कल हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही हैं।
पहला है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से कलकत्ता में बैथ्यून स्कूल स्थापित किया। दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ठीक है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी एक ही हैं। केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। जो बच्चे रेगुलर व्यूअर हैं, पीछे वीडियो देख रहे हैं, वो इसके आंसर जरूर बता देंगे, क्योंकि पीछे लगातार जो व्याख्या हो रही है उनमें इनके बारे में ऑलरेडी व्याख्या में बता दिया गया है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो पीछे जाकर के व्याख्या जरूर देख लें, क्योंकि उससे आपको काफी कुछ इसमें समझ में आने वाला है। आप इसको देखेंगे तो पहला कथन कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कलकत्ता में बैथ्यून स्कूल स्थापित किया। ये कथन बिल्कुल सही है ना। दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये भी सही है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था आनंद मठ, और इसी जो है आनंद मठ में से एक जो आपने वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिया गया है आनंद मठ से। ठीक है, तो एक बहुत ये महत्वपूर्ण जो साहित्यकार भी थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि केशव चंद्र सेन ने सती के विरुद्ध नहीं बल्कि जो बाल विवाह होता था उसके विरुद्ध अभियान चलाया था। सती के विरुद्ध अभियान चलाने वाले लाला लाजपत राय थे, और लाला लाजपत राय के समर्थन से ही फिर भारत में सती प्रथा निरोध कानून बनाया गया था। इसके बारे में हम पीछे बता चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, केवल पहला और दूसरा सही है। आगे चलते हैं। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन कौन से कथन सही है। पीछे हम बता चुके हैं आपको, जहां पर 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, वहां पर मैंने ये सैयद अहमद खां के बारे में आपको बताया था। इन्होंने जो है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की, जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से, एएमयू के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सैयद अहमद खां थे, इनके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला है वे भारतीय राष्ट्रीय, देखो ये भी ऑप्शन होता है कि एक भी सही नहीं है, ये भी संभव है। ये ना सोचे कि सही ही होंगे दोनों, हो सकता है एक सही हो, दो सही हो, दोनों सही हो, दोनों गलत हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। इस शब्द पर फोकस बनाए रखना। दूसरा है मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ऐसे प्रश्न सच्ची मानिए आपको परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं, क्योंकि जो रट्टू तोते हैं ना, वो सीधे देखेंगे और कह देंगे भैया दोनों सही हैं, और थोड़ा सा जो अपने आप को सीरियस समझते हैं वो कहेंगे नहीं पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। क्योंकि ये तो पीछे आप जान ही चुके हैं कि जो सैयद अहमद खान है ना, वे राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, उसके समर्थक नहीं थे। तो ये वाला कथन तो गलत है, चलो मान लिया ये कथन है, लेकिन असली तो फंसाव यहाँ पर होगा, यहाँ आके आप फंस जाएंगे। ये कह रहा है मुसलमानों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये इस्लामी शिक्षा की बात कर रहा है, और इस्लामी शिक्षा का मतलब क्या है? धार्मिक शिक्षा। ठीक है, जबकि एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जबकि इस कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किस लिए की थी? सैयद अहमद खान ने यहाँ पर पाश्चात्य शिक्षा के विकास के लिए, वो कहते थे कि मुसलमान जब पाश्चात्य शिक्षा से पढ़ेंगे तो वो जागरूक होंगे, चाहे वो अंग्रेजी शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, विज्ञान हो। यहाँ पर कोई धार्मिक या इस्लामिक शिक्षा, कुरान आदि की शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है ना, इसका नाम जो इस्लाम या मुसलमान से जुड़ा, उसका मतलब ये था कि वो जो मुसलमान बच्चे थे उनको शिक्षित करने के लिए काम किया था। इसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लामिक शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कट्टरवाद, जैसे कि मदरसों में दी जाती थी पहले, या फिर हम ये कहें कि जैसी शिक्षा जो कुरान आदि की, जैसे कुरान क्या है ना, गीता और कुरान ये हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, ये हमारी एक अलग जिंदगी है, शिक्षा हमारी अलग जिंदगी है। तो शिक्षा और धर्म दो अलग अलग हैं। अगर हम दोनों को मिला देंगे ना तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए ये जो जितने भी आधुनिक विद्वान हैं वो इन दोनों को हमेशा अलग करके देखते हैं। तो यहाँ भी सैयद अहमद खान ने इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना नहीं की थी, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा को
प्रोत्साहित करने के लिए यह काम किया था। अगर यहाँ पर यह आता कि मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये सही हो जाता, लेकिन क्या लिखा है ना, मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा, इसलिए दोनों गलत हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। बहुत ध्यान से इस प्रकार के प्रश्नों को आप देखेंगे, जल्दबाजी में नहीं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ पर महात्मा गांधी के भाषण के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? अभी पीछे हमने बताया ना कि इसका जो उद्घाटन हुआ हार्डिंग ने किया था, कब किया था? फरवरी 1916 में किया था, और इसी समय महात्मा गांधी भारत में आ चुके थे। महात्मा गांधी ने इसमें अपना भाषण दिया, और ध्यान दीजिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समय पर महात्मा गांधी का दिया गया भाषण भारत में उनका पहला सार्वजनिक भाषण था। ये प्रश्न अपने आप में बनता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से भाषण कहां दिया था, किस अवसर पर दिया था? तो वो 1916 में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पर दिया था। इससे पहले किसी सार्वजनिक मंच से महात्मा गांधी नहीं बोले थे। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के इस भाषण में कौन कौन सी बातें कही गई थी, क्या क्या सही है? ठीक है, पहला है, इन्होंने भारतीय प्रवर्जन, ये प्रवर्जन कौन है? बुद्धि जन या इंटेलेक्चुअल्स, जैसे राजा महाराजा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं गांधी जी? गांधी जी कहते हैं कि भारतीय राजे महाराजे पर इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने मजदूरी करने वाले गरीबों के प्रति चिंता नहीं की है। यानी कि गांधी जी ने अपना एक विचार यहाँ पर दिया कि भारत के जो प्रवर्जन या बुद्धिजीवी वर्ग हैं, या राजे महाराजे जो भी आप कह लें, वो है, उन्होंने मजदूरी करने वाले गरीब लोगों के प्रति कुछ भी नहीं किया, कोई चिंता नहीं दिखाई, इसका उनको बड़ा अफसोस था। ये महात्मा गांधी ने कहा, ऐसा इसमें लिखा है। दूसरा है, उन्होंने बल देकर कहा कि हमारी मुक्ति केवल किसानों के द्वारा हो सकती है। ठीक है, तीसरा है, उन्होंने अस्पृश्यों की दुर्दशा पर विशेष बल दिया। और चौथा है, उन्होंने अहमदाबाद के मिल मालिकों के मामले को उठाने का वचन दिया। अब बड़े इत्तेफाक से आज ना ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं कि हमको बार बार एक ही बात बोलनी पड़ रही है। आज प्रश्नों की संख्या भले ही कम है, लेकिन प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, जहां पर आपको कई नई चीजें सीखने को मिल रही है। यहाँ पर देखो, ये प्रश्न भी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल मैंने क्यों कहा? क्योंकि आपका दिमाग ऐसा लग रहा है कि सभी तो कहा महात्मा गांधी ने, तो फटाक से आंसर आप ए लगा देंगे, क्योंकि आप महात्मा गांधी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कल्याण की बात करता है, और ये सारी बातें कल्याण की है, चलो फटाक से लगा दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? ध्यान से देखना है। तो चलो देखते हैं तार्किक आधार पर। तो ये पहली वाली बात बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी यहाँ पर कहते हैं कि भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन्होंने गरीबों के प्रति चिंता नहीं की, कुछ नहीं किया उनके लिए। दूसरा है, ये भी सही है, वह कहते हैं कि भारत की मुक्ति केवल किसानों से ही है, किसान ही वो, क्योंकि जब ये सही है तो ये भी सही है। यहाँ गरीबों के प्रति मजदूरी करने वाले कौन है? ये किसान ही तो हैं। तो अगर ये वाला कथन सही है तो ये भी सही है। वह कहते हैं कि किसान ही हमारी मुक्ति कर सकते हैं। तीसरा है, इन्होंने अस्पृश्यों, देखो महात्मा गांधी ने हरिजन उत्थान के लिए बहुत काम किया, अस्पृश्यता का विरोध किया, लेकिन ये जो समय है ना 1916, अभी 1916 बहुत अर्ली एज है। अभी महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के संदर्भ में अपने विचार नहीं दिए हैं, छुआछूत के संदर्भ में अपने विचार नहीं दिए हैं, इसलिए ये कथन गलत है। और इसी प्रकार से जो अहमदाबाद मिल की जो समस्या थी ना बच्चों, ये 1918 में हुई है, और यहाँ पर ये भाषण कब दे रहे हैं? 1916 में। तो भला 2 साल पहले ये इस समस्या के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? क्योंकि मिल मालिकों का मामला जो है, जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने हड़ताल की थी ना, वो 1918 में बाद में हुई है, इसलिए ये वाली बात भी महात्मा गांधी ने नहीं कही। केवल पहला और दूसरा सही है। अब आंसर ढूंढते हैं, मिलता है ऑप्शन बी। इतना डेप्थ में जाकर के पढ़ना होगा, तब निकलेगा भाई। कंपटीशन टफ होता है तो प्रश्न भी कठिन बना दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, कौन सा? एक तरफ संस्थान का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों के नाम दिए हैं। संस्थान और संस्थापक के नाम दिए हैं, आपको बताना है कौन सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है, टैली नहीं करना है, इनमें से कौन कौन से सही सुमेलित हैं और उसके आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है,
तो चर्चा जैसे कि मैंने बताया, इन सब की चर्चा पीछे क्वेश्चन में हो चुकी है, वहीं से निकाल करके नए नए प्रश्न बनाए जाते हैं। यानी कि अगर व्याख्या अच्छे से कर लोगे तो काफी हद तक आपको सहायता मिल जाएगी। तो आप अगर देखेंगे इसमें तो केवल एक ही सही है, क्योंकि ये अभी आपको हम बता चुके हैं, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, जबकि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हमने अभी बताया किसने की थी, जोनाथन डंकन ने। अभी पीछे बताया ना, जोनाथन डंकन ने की, ना कि विलियम जोन्स ने। और फोर्ट विलियम की स्थापना आर्थर वेलेजली ने नहीं, बल्कि विलियम वेलेजली ने की। ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ये आर्थर वेलेजली है ना, और एक नाम है विलियम वेलेजली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कि कलकत्ता में था, कल बात हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना विलियम वेलेजली ने की है, ना कि आर्थर वेलेजली ने। इसलिए आंसर होगा केवल 2, बी आंसर होगा। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, यहाँ पर जो अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, मैंने बताया था ना, तो उनके लिए ये बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर मिल गया ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, कलकत्ता में 1849 ईस्वी में स्थापित बेथ्यून स्कूल 1840 और 1850 के दशक के दौरान नारी शिक्षा के लिए हुए सशक्त आंदोलन का ही परिणाम था। कथन 2 कह रहा है, बालिकाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला पहला कदम विद्यासागर ने 1800 ईस्वी में उठाया था। सेम कथन और कारण की तरह आपको बताना है कौन सा कथन और कारण सही है, व्याख्या करता है या नहीं है, ये आपको यहाँ बताना है। जब आप देखेंगे इसको विस्तार से तो आप देखेंगे कि वास्तव में इसमें ये जो दूसरा वाला कथन है ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा विद्यासागर ने नहीं, बल्कि विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। विद्यासागर के बारे में पीछे हम बता चुके हैं। विधवा विवाह अधिनियम जो है, विधवा विवाह अधिनियम, वो इनके समर्थन से लागू किया गया था, ना कि महिलाओं की शिक्षा के लिए। लेकिन पहला वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। एक सही है किंतु आर गलत है। और इसके बारे में थोड़ा सा और आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि जो बैथून स्कूल है, ये महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाया गया था, और नारी शिक्षा के लिए ये बनाया गया था। ये ना केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है। ध्यान देना, ये जो है ना बैथ्यून, ये केवल भारत का ही नहीं, संपूर्ण एशिया का पहला विमेन यूनिवर्सिटी है, विमेन कॉलेज है, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए बनाया गया था। और ये जो है बनाया गया था, बताया है कलकत्ता में 1849 में बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पहला वाला जो है ये सही है और दूसरा वाला गलत है। आंसर सी इसका होगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये आज की सीरीज का। इसके बाद फिर 1857 के विद्रोह से अगला सेट हमारा चलेगा। कथन और कारण से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। कथन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम बिल 1911 में। ये बात ना, ये चीज कल के क्वेश्चन में एक अलग तरीके से आई थी, इस प्रकार से नहीं आया था, अलग तरीके से आया था, जिसकी व्याख्या जब हम कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा था भारत में प्राथमिक शिक्षा के बारे में, तो कई लोगों ने सही आंसर उसके दिए हैं। वही बात यहाँ पर अलग तरीके से पूछ ली गई है कि भारत में जो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का जो पहला बिल रखा गया था पार्लियामेंट में 1911 में, वह अस्वीकृत कर दिया गया, ऐसा कथन में लिखा है। कारण है, यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाएगा तो असंतोष बढ़ेगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये जो बिल था, ये बिल जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा रखा गया था केंद्रीय असेंबली में। और केंद्रीय असेंबली में 1911 में ये बिल रखने का उद्देश्य ये था कि भारत में सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो जाए, इसे अनिवार्य कर दिया जाए, सभी को शिक्षित किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसे पास नहीं कराया और असेंबली में बहुमत था अंग्रेजों का। क्यों? क्योंकि अगर सभी पढ़ जाएंगे तो काम कौन करेगा? सभी पढ़ जाएंगे तो जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक व्यक्ति अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाता है, सवाल पूछता है। ये काम तो अंग्रेजों के विरोध में हो जाता ना, तो कैसे अंग्रेज सरकार इस बिल को पास कर सकती थी? यह बिल पास नहीं हो पाया, लेकिन यह प्रयास जरूर किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था। ये क्रैश कोर्स आपके लिए चल रहा है, जो बच्चे इससे जुड़े हुए नहीं है, किसके लिए? जो मई और जून में टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम होने हैं उनके लिए। मात्र 499 में ये पूरा 65 डेज का जो आपको लेक्चर पूरा दिया जा रहा है। पूरे सिलेबस को, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक का पूरे सिलेबस की क्या की जा रही है? समीक्षा की जा रही है। पूरे सिलेबस की समीक्षा की जा रही है।
ऑनलाइन 1 बजे ये क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है 1 बजे। और अगर आप 1 बजे डायरेक्ट नहीं ले सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है। सारे वीडियोस की उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। अगर आप आज इसको खरीदते हैं तो पीछे की सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। 65 लेक्चर में ये पूरा कोर्स आपके लिए यहाँ पर कवर किया जा रहा है। इसमें पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको पीडीएफ के माध्यम से आपको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। और हर एक चैप्टर से मॉक टेस्ट हो रहे हैं, क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट हो रहे हैं। तो एक कंप्लीट स्टडी हो रही है। बेहद कम समय बचा हुआ है, तो जो लोग अभी इससे वंचित हैं और चाहते हैं कि वे कम समय में पूरा सिलेबस अध्ययन कर पाएं तो वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9452141680 पर कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। और हमारा जो ऐप है साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से, उसको आप अपलोड करके और ज्यादा जानकारी उससे ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आगे आएंगे हम 1857 के विद्रोह को लेकर के। ठीक है।